नमस्कार दोस्तों, न्यूज रथ की टॉप 10 बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश विदेश की ताजा खबरों के बारे में। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे द्वारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए नजर डालते हैं बुलेटिन की हेडलाइन पर। कौन कर रहा पाकिस्तान के इशारे पर एनएसए अजीत डोभाल की रेकी, जानते हैं उसके बारे में। राम भक्त बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू शर्मा के मर्डर की जांच करेगी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच। बुर्ज खलीफा से दोगुने आकार का शुद्ध ग्रह पृथ्वी से गुजरेगा, जाने कब और कैसे क्या हो सकता है नुकसान। जब ट्रोलर ने दी दीपिका पादुकोण को गाली तो अभिनेत्री ने की जवाब देते हुए उसकी बोलती बंद। राम भक्त रिंकू शर्मा के मर्डर को लेकर कंगना ने अरविंद केजरीवाल का 5 साल पुराना ट्विटर शेयर कर कहा कि उम्मीद है आप रिंकू शर्मा के घर भी जाएंगे। धाकड़ की शूटिंग रोकने के लिए जमकर हो रहा प्रदर्शन, बढ़ाई गई कंगना रनौत की सुरक्षा। कोरोना वायरस की वजह से मां का दूध हुआ हरा, सुनकर डॉक्टर भी हैरान। डोनाल्ड ट्रंप महाभियोग से बचाव में क्या दे रहे हैं दलितें, जानने के लिए देखें हमारे खबरों को विस्तार से। महाराष्ट्र में शिवसेना वर्सेस राज्यपाल, उद्धव सरकार ने केंद्र से की गवर्नर कोश्यारी को वापस बुलाने की मांग। हिंदू मुसलमान पर गृह मंत्री अमित शाह ने ओवैसी को घेरा, पूछा खुद को सेक्युलर कहते हो। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल पर हमले की फिराक में है। इसका बात का खुलासा खुद जैश ए मोहम्मद के आतंकी ने की है। अजीत डोभाल को निशाना बनाने के उद्देश्य से जैश ए मोहम्मद के आतंकी हिदायत उल्लाह मलिक ने उनके दफ्तर और दिल्ली स्थित अन्य ठिकानों की रेकी तक की है और इसका वीडियो सीमा पार स्थित अपने हैंडलर को भेजा है। इस खुलासे के बाद न सिर्फ सुरक्षा बढ़ा दी गई है बल्कि सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई है। उल्लाह मलिक कोई छोटा मोटा आतंकी नहीं है बल्कि जैसे कि एक अन्य संगठन लश्कर ए मुस्तफ़ा का सरगना भी है। जैश आतंकी मलिक जम्मू कश्मीर के शोपियां का रहने वाला है। इसी महीने 6 फरवरी को जैश ऑपरेटर मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मलिक के खिलाफ जम्मू के गंग्याल पुलिस स्टेशन में धारा 18 और 20 यूएसपी अधिनियम के तहत एक केस दर्ज किया गया है, जिसकी एफआईआर नंबर 15/2021 है। मलिक जैसे फ्रंट समूह के लश्कर ए मुस्तफ़ा का प्रमुख है। पुलिस ने जब आतंकी मलिक को अनंतनाग में गिरफ्तार किया था तब उसके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए थे। हिदायत मलिक ने पुलिस के सामने पूछताछ के दौरान बताया कि 24 मई 2019 को उसने एनएसए के कार्यालय समेत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के सुरक्षा विस्तार का एक जासूसी वाला वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इंडिगो की फ्लाइट से श्रीनगर से नई दिल्ली आया था। उसने एनएसए के दफ्तर की रेकी करने के बाद उसका रिकॉर्ड किए गए वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए अपने पाकिस्तान स्थित हैंडलर को फॉरवर्ड किया था। दिल्ली में रेकी करने के और वीडियो पाकिस्तान भेजने के बाद मलिक बस में बैठकर कश्मीर वापस लौट गया। मलिक की काली कुंडली के शाही पन्ने और भी हैं। पुलवामा आतंकी हमले के दौरान भी उसने रेकी की थी। जम्मू कश्मीर पुलिस की पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने आतंकी समीर अहमद डार के साथ 2019 में गर्मी के समय सांबा सेक्टर सीमा क्षेत्र की टोह की रेकी की थी। अहमद डार वही है जिसे 21 जनवरी 2020 को पुलवामा आतंकी हमले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इतना ही नहीं, आतंकी मलिक ने मई 2020 में कश्मीर में एक आत्मघाती हमले के लिए एक हुंडई सेंट्रो कार दी थी और उसने स्वीकार किया कि उसने 3 अन्य जैश आतंकवादियों को इरफान ठोकर, उमर मुश्ताक और रईस मुस्तफ़ा ने शोपिया में नवंबर 2020 में जम्मू कश्मीर बैंक के कैश वैन से 60 लाख रुपए लूटे थे। इसके अलावा आतंकी मलिक ने जैश ऑपरेटर आशिक अहमद नगरू को दिसंबर 2018 जनवरी 2019 के बीच सांबा सेक्टर के माध्यम से भारत से भागने में मदद की थी। मलिक 31 जुलाई 2019 को हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था। फरवरी 2020 में जैश में आने से पहले जैश के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में काम किया और फिर उसी साल अगस्त में एक अलग आतंकी फ्रंट ग्रुप खड़ा किया। 6 फरवरी को गिरफ्तारी के दौरान पुलिस के सामने उसने यह भी बताया कि जम्मू शहर में वह एक बड़े आतंकी हमले की फिराक में था। पुलवामा आतंकी में हमले में भी यह आरोपी है।
दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में कथित तौर पर जन्मदिन की पार्टी के दौरान हुए झगड़े के बाद 25 वर्षीय बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू शर्मा हत्या मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। रिंकू शर्मा की बुधवार 10 फरवरी को चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। रिंकू के परिवार का आरोप है कि राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा एकत्र करने के अभियान में सक्रिय रहने के चलते रिंकू की हत्या की गई है। हालांकि हत्याकांड को लेकर पुलिस ने किसी भी सांप्रदायिक एंगल से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि मृतक और आरोपी एक ही इलाके के रहने वाले हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते। बुधवार रात जन्मदिन की पार्टी में किसी कारोबारी रंजिश के चलते झगड़ा हुआ था। पुलिस के मुताबिक हत्या के मामले में पुलिस ने 5वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान ताजुद्दीन 29 के रूप में हुई है, जो कि पहले होमगार्ड के तौर पर कार्यरत करता था। इससे पहले पुलिस ने गुरुवार को 4 अन्य आरोपियों को जाहिद मेहताब, दानिश इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने कहा कि घटना की सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि आरोपी पीड़ित के घर की तरफ लाठी डंडे लेकर जा रहे थे। रिंकू शर्मा एक निजी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन के तौर पर कार्यरत था। घटना के बाद से ही इलाके में भारी तनाव बना हुआ और किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी पीआरओ चिन्मय बिस्वाल ने कहा है कि 10 फरवरी को एक इलाके के कुछ युवक जन्मदिन की पार्टी मनाने एक रेस्टोरेंट में एकत्रित हुए थे। पार्टी के दौरान एक रेस्टोरेंट को बंद किए गए जाने को लेकर उनमें झगड़ा हुआ था। यह एक पुराना कारोबारी मसला था। झगड़ा होने के बाद सभी अपने घरों को लौट गए। बिस्वाल ने कहा है कि बाद में कुछ युवक रिंकू शर्मा के घर पहुंचे और उसे चाकू मारकर घायल कर दिया। रिंकू को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बिस्वाल ने सांप्रदायिक एंगल के आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि अब तक की जांच में जन्मदिन की पार्टी में झगड़े के बाद यह घटना होने की बात सामने आई है। 1 मील चौड़ा शुद्ध ग्रह मार्च में पृथ्वी से होकर गुजरेगा। नासा द्वारा इसे संभावित खतरनाक करार दिया है। आकार में यह शुद्ध ग्रह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से भी दोगुना है। 2,31,937 2001 FO32 नाम का शुद्ध ग्रह की पृथ्वी से टकराने की संभावना नहीं है, क्योंकि यह ग्रह से 1.2 मिलियन मील दूर होगा। चंद्रमा की तुलना में करीब 5 गुना दूर। बताया जा रहा है कि 21 मार्च को सुबह करीब 4 बजे हमारे ग्रह के करीब पहुंच जाएगा। भविष्य में यह सौर प्रणाली के ग्रह से किसी भी वक्त टकरा सकता है, क्योंकि यह खतरनाक है। फिलहाल एक्सपर्ट्स ने पृथ्वी से इसके टकराने की ऐसी किसी भी संभावना को खारिज किया है। दूरबीन से भी देख सकेंगे। दक्षिणी क्षितिज के थोड़ा ऊपर की ओर 21 मार्च को सूर्यास्त के ठीक बाद इसे 8 इंच के एपर्चर टेलीस्कोप के माध्यम से देखना संभव होगा। बता दें कि इस शुद्ध ग्रह को पहली बार न्यू मैक्सिको में साल 2001 में खोजा गया था। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण उस सितारों में शुमार है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती है। दीपिका अक्सर अपनी ज़िंदगी से जुड़े अलग अलग पहलुओं को सोशल मीडिया पर साझा करती है। वहीं दीपिका ट्रोलर्स को भी जवाब देने में पीछे नहीं हटती। ऐसे में एक बार फिर दीपिका ने एक ट्रोलर को करारा जवाब दिया है। दरअसल एक सोशल मीडिया यूजर्स ने इंस्टाग्राम पर दीपिका पादुकोण को एक गलत मैसेज भेजा। ट्रोलर ने दीपिका को पर्सनल इनबॉक्स में गाली लिखकर भेजी। दीपिका ने इस सोशल मीडिया यूजर्स को इग्नोर करने की बजाय सीधे जवाब देना बेहतर समझा। दीपिका ने मैसेज का स्क्रीनशॉट अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा है, आपके परिवार और दोस्तों को आप पर काफ़ी गर्व महसूस हो रहा होगा। दीपिका पादुकोण के इस जवाब का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दीपिका पादुकोण का ये करारा जवाब फैंस को काफ़ी पसंद आ रहा है। फैंस का कहना है कि दीपिका ने एक तीर से 2 निशाना मारे हैं। एक और उन्होंने खुद को कोई गलत बात नहीं कही और दूसरी ओर ट्रोलर को भी सबक भी सिखा दिया। अरविंद केजरीवाल का 5 साल पुराना ट्वीट शेयर कर कंगना ने कहा है, उम्मीद है आप भी रिंकू शर्मा के घर जाएंगे। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में 25 वर्षीय रिंकू शर्मा की हत्या के मामले को लेकर जारी सियासी घमासान में अब अभिनेत्री कंगना रनौत भी कूद पड़ी है। कंगना रनौत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक पुराने ट्वीट को शेयर किया है। कंगना रनौत ने अरविंद केजरीवाल को टैग कर ट्वीट किया है और लिखा है, उम्मीद है कि मुख्यमंत्री रिंकू शर्मा के घर जरूर जाएंगे। बता दें कि रिंकू शर्मा की हत्या के मामले में पुलिस ने 5वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि हत्या बर्थडे पार्टी में झगड़े के दौरान हुई है, जबकि रिंकू शर्मा के भाई मन्नू
ने आरोप लगाया कि राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा एकत्रित करने के अभियान में सक्रिय रहने के चलते रिंकू शर्मा की हत्या की गई। कंगना रनौत ने ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल 3 अक्टूबर 2015 का एक ट्वीट पोस्ट शेयर किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने लिखा था कि वे अखलाक के परिवार से मिलने के लिए दादरी जा रहे हैं। इस ट्वीट को शेयर करते हुए कंगना रनौत ने लिखा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, मैं वास्तव में आशा करती हूं कि आप रिंकू शर्मा के परिवार से मिलेंगे और उसका समर्थन भी करेंगे। आप एक राजनेता हैं और आशा है कि आप एक स्टेट्समैन भी बनेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की आने वाली फिल्म धाकड़ इस साल 1 अक्टूबर को रिलीज होगी। कंगना फिलहाल शूटिंग में बिजी है और फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में चल रही है। हालांकि कांग्रेस नेता समीर खान की धमकी के बाद एक्ट्रेस को शूटिंग में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। कंगना रनौत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता उनकी फिल्म की शूटिंग रोकना चाहते हैं। वे भारी संख्या में उनकी लोकेशन के बाहर खड़े हैं। कंगना ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की वजह से उन्हें दूसरी कार में सवार होकर लंबे रूट से जाना पड़ा। कंगना ने एक अन्य ट्वीट में बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध को देखते हुए उनकी पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी फिल्म की शूटिंग को रोकने के लिए प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक कह रहे हैं कि वे किसानों की ओर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कंगना रनौत की फिल्म और कांग्रेस नेता की धमकी को देखते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गंभीरता से लिया। गृह मंत्री ने बैतूल एसपी को कंगना रनौत की सुरक्षा लेकर निर्देश दिए हैं कि साथ ही उन्होंने कंगना को भरोसा दिलाया कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। गृह मंत्री ने कहा है कि फिल्म की शूटिंग में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा है कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को चिचोली बैतूल के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा धमकाए जाने के मामले में मैंने बैतूल एसपी से चर्चा की है। मध्य प्रदेश में कानून का राज है। बेटी कंगना को किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार उनके साथ है। मैं कमलनाथ जी से कहूँगा कि वो अपने कार्यकर्ताओं को समझाए। शांति भंग करने की कांग्रेस की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कंगना को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। बताते चले कि कंगना रनौत ने दिल्ली में के अलग अलग बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का खुलकर विरोध किया था। किसान आंदोलन के खिलाफ कंगना के बयान से कांग्रेस में काफी नाराजगी है। कोरोना वायरस की वजह से किसी मां का दूध हरा हो सकता है क्या? शायद इसका जवाब देना बहुत मुश्किल हो, मगर एक मां ने दावा किया है कि कोरोना से संक्रमित होने के बाद उसका दूध हरा रंग में बदल गया। मैक्सिको की रहने वाली 23 वर्षीय अन्ना कॉटेज ने कहा है कि उन्हें और उनकी बच्ची को कोरोना हो गया और इसके बाद उनके दूध का नियान ग्रीन एक तरह से हरा हो गया, जिसे देख वह खुद भी हैरान रह गई। हालांकि जब उनका इलाज पूरा हुआ और वह कोरोना नेगेटिव हो गई तो उनके दूध का कलर सामान्य हो गया। अन्ना कॉटेज के दावे के बाद एक बाल रोग विशेषज्ञ जो स्तनपान सलाहकार भी हैं ने अन्ना को आश्वस्त किया कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है और उनका दूध भी पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने कहा है कि उनके शरीर के अंदर मौजूद नेचुरल एंटीबॉडीज की वजह से दूध का रंग बदल गया होगा, क्योंकि एंटीबॉडीज संक्रमण से लड़ते हैं और बच्चे की रक्षा करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि दूध का हरा रंग मां के आहार के कारण हो सकता है, मगर 23 वर्षीय अन्ना ने कहा है कि उनके खाने की आदतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और बहुत सा सौंग खाने के बावजूद भी उनका दूध हमेशा सफ़ेद ही रहता है। हालांकि अन्ना के इस दावे के बाद सभी हैरान हैं। मां अन्ना कॉटेज ने कहा है कि मैंने अपनी बेटी की देखरेख करने वाले डॉक्टर से बात की, जो एक स्तनपान सलाहकार भी है। उन्होंने कहा है कि जब मम्मी बीमार हो जाती है या बच्चा ठंड या पेट के वायरल की वजह से बीमार हो जाता है तो ऐसे में मां के दूध का रंग बदल जाता है। बतौर अन्ना कोरोना वायरस से संक्रमित रहने के बाद भी वह लगातार अपनी बच्ची को दूध पिलाती रही। ब्रिटिश एक्सपर्ट्स की माने तो मां को कोरोना होने के बाद भी बच्चे को दूध पिलाना नहीं छोड़ा चाहिए, क्योंकि उनका दूध ही बच्चे की रक्षा करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अब तक के जो अध्ययन सामने आए हैं उनमें दूध के भीतर वायरस के जाने के संकेत कहीं नहीं हैं। ट्रंप के बचाव पक्ष के वकीलों ने आरोप लगाया है कि सदन के महाभियोग प्रबंधक घंटे भर लंबे ट्रंप के भाषण में से सिर्फ उन्हीं हिस्सों को ले रहे हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी के मामले के लिए मददगार है।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दूसरी बार महाभियोग मामले की सीनेट के समक्ष सुनवाई होनी है। महाभियोग के तहत उन पर चुनाव के परिणाम को पलटने के लिए 6 जनवरी को अमेरिकी कैपिटल संसद भवन में दंगा भड़काने का आरोप लगाया गया है। ट्रंप के वकीलों की दलील है कि ट्रंप ने समर्थकों की रैली को संबोधन करने के दौरान लोगों को दंगे के लिए नहीं भड़काया। बचाव पक्ष के वकीलों ने आरोप लगाया है कि सदन के महाभियोग प्रबंधक घंटे भर लंबे ट्रंप के भाषण में से सिर्फ उन्हीं हिस्सों को ले रहे हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी के मामले के लिए मददगार है। वकीलों ने रेखांकित किया है कि ट्रंप ने बार बार अपने समर्थकों से अपील की वे शांतिपूर्ण और देशभक्ति तरीके से अपनी आवाज़ उठाएं। उन्होंने दलील दी कि ट्रंप की टिप्पणी अगर आप जी जान से नहीं लड़ते हैं तो आप यह देश खोने जा रहे हैं, चुनाव सुरक्षा के सामान्य संदर्भ में की गई थी, न कि हिंसा के आह्वान के लिए थी। सुनवाई के मद्देनज़र कैपिटल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वकीलों ने यह भी कहा है कि कानून प्रवक्ता ने अब पहले ही 6 जनवरी को हिंसा होने का आदेश व्यक्त किया गया था, लिहाजा ट्रंप खुद हिंसा के लिए नहीं उकसा सकते थे। ट्रंप के वकीलों की दलील यह भी है कि उन्हें संविधान के पहले संशोधन के तहत संरक्षण मिला हुआ था। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप पर महाभियोग चलाना असंवैधानिक है क्योंकि वह अब पद पर नहीं है। वकील की दलील है कि संविधान साधारण नागरिक के खिलाफ महाभियोग चलाने की शक्ति नहीं देता है। किसी भी गवाह को बुलाए जाने की संभावना नहीं है। ट्रंप ने भी गवाही में शामिल होने से इनकार कर दिया है। वकील ने जोर देकर कहा है कि महाभियोग में दोषी साबित होने के बाद बचाव पक्ष ट्रंप को पद से हटाना होता है, लेकिन ट्रंप अब व्हाइट हाउस में नहीं है, इसलिए ऐसे मुकदमे का कोई कानूनी आधार नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने सोमवार को कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति कार्यालय के लिए कामकाज में व्यस्त रहेंगे और वह कार्यवाही का प्रसारण नहीं देख पाएंगे। शिवसेना और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच का तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार का आरोप है कि राज्यपाल भाजपा के डरे पर चल रहे हैं। साथ ही पार्टी ने यह भी कहा है कि अगर केंद्र सरकार चाहती है कि संविधान बरकरार रहे तो उन्हें वापस बुला लेना चाहिए। शिवसेना ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी एमवीए सरकार स्थित और मजबूत है और राज्य सरकार पर निशाना साधने के लिए केंद्र राज्यपाल के कंधे का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना के संपादकीय में कहा है, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी फिर से खबरों में है। वह पिछले कई वर्षों से राजनीति में रहे हैं। वह केंद्रीय मंत्री थे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। बहरहाल जब से वह महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं वह हमेशा खबरों में रहे या विवादों में घिरे रहे। कुछ दिन पहले भी महाराष्ट्र सरकार और राज्यपाल कोश्यारी के बीच का एक विवाद खबरों में बना हुआ था, जहां महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें उत्तराखंड जाने के लिए विमान देने से मना कर दिया था। सरकार का कहना है कि निजी यात्रा के लिए विमान नहीं दिया जाएगा। वहीं कोश्यारी का कहना था कि वो निजी यात्रा के लिए नहीं जा रहे थे। संपादकीय में कहा गया, वह हमेशा विवादों में क्यों रहते हैं? यह एक सवाल है। हाल में वह राज्य सरकार के विमान के इस्तेमाल को लेकर खबरों में रहे। राज्यपाल सरकारी विमान से देहरादून जाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने अनुमति देने से मना कर दिया। वह बृहस्पति की वार को सुबह विमान से बैठे, लेकिन विमान को उड़ने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें उतरकर एक वाणिज्य उड़ान से देहरादून जाना पड़ा। शिवसेना ने कहा है कि विपक्षी भाजपा इसे मुद्दा बना रही है। उनसे पूछा कि जब सरकार ने विमान को उड़ने की मंजूरी नहीं दी थी तो वह विमान में बैठे ही क्यों? संपादकीय में कहा गया कि यह राज्यपाल का निजी दौरा था और कानून के मुताबिक केवल राज्यपाल ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री भी इस तरह के उद्देश्यों के लिए सरकारी विमान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री कार्यालय के कानून के मुताबिक काम किया गया। उद्धव ठाकरे नीति पार्टी ने पूछा, लेकिन विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार पर अहंकारी होने का आरोप लगाया। देश जानता है कि अहंकार की राजनीति कौन कर रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर 3 नए कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान 200 से अधिक किसानों की मौत के बावजूद सरकार कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या यह अहंकार नहीं है? इसने कहा कि राज्यपाल को सरकार के एजेंडे पर चलना चाहिए, न कि विपक्ष के। शिवसेना ने राज्य कैबिनेट द्वारा अपने कोटा से विधान परिषद में 12 नामों की अनुशंसा को मंजूरी देने में विलंब करने की भी आलोचना की।
इसने आरोप लगाया राज्यपाल कठपुतली की तरह काम कर रहा है। इसने कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन वह जिस पद पर हैं उसकी प्रतिष्ठा बरकरार रखने की जिम्मेदारी उनकी ही भी है। बहरहाल उन्हें भाजपा की धुन पर नाचने के लिए बाध्य किया जा रहा है। इसने कहा कि अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय चाहता है कि संविधान, कानून और नियम बरकरार रहें तो उसे राज्यपाल को वापस बुला लेना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कश्मीर में 70 साल तक का शासन करने वाली पार्टी को घेरा तो AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा। चर्चा के बाद विधेयक को पारित कर दिया गया। इसके प्रावधानों के अनुसार मौजूदा जम्मू कश्मीर के अंदर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अब भारतीय वन सेवा के अधिकारी अब अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्रीय शासित प्रदेशों के कैडर का हिस्सा होंगे। 4G इंटरनेट सुविधाएं दबाव में बहाल करने की विपक्षी सदस्यों के आरोप पर जवाब देते हुए शाह ने कहा है, असरुद्दीन ओवैसी जी ने कहा कि 2G से 4G इंटरनेट सेवा को विदेशियों के दबाव में लागू किया गया है। उन्हें पता नहीं है कि यह यूपीए सरकार नहीं जिसका वह समर्थन करते थे। यह नरेंद्र मोदी की सरकार है जो देश के लिए फैसले करती है। गृह मंत्री ने कहा है, मैं इस सदन को फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि कृपया जम्मू कश्मीर की स्थिति को समझें। राजनीति करने के लिए कोई ऐसा बयान न दें कि जिससे जनता गुमराह हो। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को राजनीति का हिस्सा हम न बनाएं। बहुत सारी चीज़ें हैं राजनीति करने के लिए, मगर ये देश का संवेदनशील हिस्सा है। उनको कई गांव लगे हैं और उनको महरम लगाना हमारा काम है। उन्होंने कहा, यहाँ कहा गया कि अनुच्छेद 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे उनका क्या हुआ। मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, लेकिन पूछना चाहता हूं कि अभी तो अनुच्छेद 370 को हटे हुए केवल 17 महीने हुए हैं। आपने 70 साल क्या किया उसका हिसाब लेकर आए हो क्या। शाह ने कहा कि 3 परिवार के लोग ही वहां शासित करें, इसलिए अनुच्छेद 370 पर जोर दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि जिन्हें पीढ़ियों तक देश में शासन करने का मौका मिला वे अपने गिरेबा में झांककर देखें, क्या आप हमसे 17 महीने का हिसाब मांगने के लायक हैं या नहीं। गृह मंत्री ने कहा कि ओवैसी अफसरों का हिंदू मुस्लिम में विभाजन करते हैं। क्या एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता या हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है कि अफसरों को हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं और फिर खुद सेक्युलर कहते हैं। गौरतलब है कि AIMIM सांसद असरुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर में आबादी के हिसाब से मुस्लिम अफसरों की संख्या कम होने का आरोप लगाया था। जम्मू कश्मीर में लोगों की जमीन छीन जाने के आरोप को गलत बताते हुए शाह ने कहा है कि हमने जम्मू कश्मीर भूमि बैंक बनाया है, इससे प्रदेश के किसी भी व्यक्ति की जमीन नहीं जाएगी। उन्होंने कहा, अतीत में विपक्षियों ने तो सरकारी जमीन अपने चट्टे बट्टों में बांट दी थी, जबकि हमने उसका भूमि बैंक बनाया है। इससे उद्योग लगेंगे और राज्य आत्मनिर्भरता के पथ पर बढ़ेगा। सर्वदलीय शिष्टमंडल को जम्मू कश्मीर में भेजे जाने की मांग को लेकर कुछ विपक्षी दलों की टिप्पणियों पर शाह ने कहा है कि सर्वदलीय शिष्टमंडल जब चाहे तब जाए। उन्होंने कहा है कि पूर्व में वे विपक्षी दल तब जाना चाहते थे जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था और तब से वे महरम लगाने की नहीं बल्कि घाव कुरेदने जाना चाहते थे। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि हमने गुहार लगाई थी कि सर्वदलीय प्रतिनिधित्व मंडल को जम्मू कश्मीर भेजा जाए, लेकिन सरकार को ऐसा करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन यूरोप में प्रतिनिधि मंडल बुला लिया गया। उन्होंने यह भी कहा है कि कश्मीर घाटी में कितने लोगों को यूपीए और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया गया सरकार को बताना चाहिए।